हेलो स्टूडेंट, मैं रुक्मणी। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 16 पानी की कहानी का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। ये एक इसमें पानी का बहुत सुंदर मानवीकरण किया गया है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें ओस की बूंद ने अपनी आत्मकथा सुनाई है। इसका पाठ का सारांश है ये। लेखक रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्यायों में पढ़ते हैं कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है। किस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और वाष्प बादल बन जाता है। ऊपर आसमान में जाकर काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाने पर वह बादल का रूप ले लेता है और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का यह चक्र चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, फिर बादल बन गया। बादल के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो वर्षा कर बनकर धरती पर बरस पड़ता है और पानी कहाँ कहाँ गुजरता है। कभी वह नदियों में मिल जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से पानी का चक्र चलता रहता है। तो बच्चों, आपने जूम क्लास में भी आपको समझाया गया था कि लेखक ने बहुत सुंदर तरीके से एक पानी की कहानी का वर्णन किया है कि किस तरह से पानी किस किस रूप में होता हुआ अपने जीवन चक्र को उसने पूरा किया है। इसके प्रश्न का हम अभ्यास करेंगे। इसका प्रथम प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ था इसमें कि लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? अब देखिए, आपको जूम क्लास में पढ़ाया गया था कि जब पेड़ों की जड़ों में जो रुएँ होते हैं, ज़मीन के अंदर पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो जल को किस प्रकार से खींचती हैं बलपूर्वक। तो जब वो ओस की बूंद पेड़ों के पास पहुंची और वो उसको जड़ों के द्वारा खींच लिया गया तो उसका मन उसका क्रोध और घृणा से काँप उठी। वो वो ये सब देखकर तो पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के गर्भ से खींच लाना व उसे खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से काँप उठी। थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? अब देखिए, आप जानते ही हैं कि जिनसे हम उत्पन्न होते हैं, जिनसे हम हमारा जन्म होता है, उन्हें हम अपने पूर्वज कहते हैं। तो पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है, उसका उत्पन्न हुए, इसलिए उसने उसको अपना पूर्वज कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। क्वेश्चन फोर्थ, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म की जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब देखिए, उसमें शुरू से लेकर अंत तक जो उसने जहाँ जहाँ से वो गुजरा है वो सारा आपको बताना है। पानी का जन्म हाइड्रोजन व ओसजन यानी कि ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के
टुकड़े कड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद जो है भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इधर उधर घूमती रही, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो बच्चों, आपने जूम क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो है कि वो सूर्य के जो है निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, तो इसमें आप जो है वो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र तट के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो बच्चों, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में हमेशा जो है जो हवा होती है वो जो है उसमें हमेशा नमी रहती है, इसलिए वहाँ अधिक सर्दी और अधिक गर्मी नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब भी पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। तो पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुँचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएँ होती हैं जो पानी की जड़ों से जो है जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाती हैं। इस प्रक्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन यानी कि ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, आपका लास्ट जो बुक एक्सरसाइज है वो है भाषा की बात। तो आपको 5 सेंटेंस बोले गए थे जिसमें कारक का प्रयोग किया गया हो, तो ये जो है ये 5 सेंटेंस हैं जिसमें कारक का प्रयोग किया गया, बताया भी गया है कि इसमें कौन से कारक हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, संबंध कारक है। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, तेजी से को अंडरलाइन करिएगा। अपादान कारक, मैं प्रति क्षण उनमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती, में जो है करता है, कर्ता कारक है। वह चाकू से फल काट कर खाता है, इसमें चाकू से अंडरलाइन करिएगा, करण कारक है। और लास्ट है, बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है, तो लाख से करण कारक है। तो बच्चों, इस प्रकार जो है इस पानी की कहानी का सारांश और इसके क्वेश्चन आंसर का हमने जो है अध्ययन किया है। आप जो है इसको रिवाइज कीजिएगा और इसके चैप्टर की रीडिंग करिएगा।